हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सब कैसे हैं? आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कविता ग्राम श्री की व्याख्या लेकर उपस्थित हैं। बच्चों, आपने ग्राम श्री कविता पढ़नी होगी या पढ़ रहे होंगे। उसकी व्याख्या जो है आपको समझनी होगी और आपकी समस्या का समाधान करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आप सुनने के लिए तैयार हैं कविता ग्राम श्री की व्याख्या बिल्कुल सरल शब्दों में, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत और इसका प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है मेरे द्वारा यानी कि ममता सिंह के द्वारा। और आपसे एक विनम्र अनुरोध, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन होता रहे, मैं आपकी समस्याओं को सुलझा सकूं। चलिए आज समझते हैं ग्राम श्री कविता की व्याख्या और इसमें इसका काव्य सौंदर्य, इसके अलंकार, इसकी भाषा और इसके छंद के बारे में सब कुछ सारी समस्याओं का समाधान आपका इस YouTube वीडियो में होने वाला है। अब जो है सबसे पहले बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत, जो इसके कवि हैं। सुमित्रा नंदन पंत को सुकुमार कवि कहा जाता है। इनका जन्म 1900 में उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में हुआ था और इनकी शिक्षा जो है अल्मोड़ा में हुई, फिर बनारस में और फिर इलाहाबाद में हुई। और सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। इनका निधन सन 1977 में हुआ था, 1977। इनकी काव्य रचनाओं की बात की जाए या साहित्यिक रचनाओं की, तो इनकी काव्य रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, युगांत, ग्राम्या, लोकायतन, चिदंबरा। नाटक इन्होंने जो लिखे हैं रजत रश्मि, शिल्पी, ज्योत्सना और उपन्यास है इनका हार। और सुमित्रा नंदन पंत की जो भाषा है वो खड़ी बोली है, जिसमें बहुत मधुरता और सरसता है। इनके काव्य में एक खास बात और है, संस्कृत शब्दों की प्रधानता होती है और इन्होंने अपनी रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग भी भरपूर किया है, जिससे इनकी भाषा का सौंदर्य और बढ़ गया है। अब बात करते हैं कविता ग्राम श्री। बहुत ही सुंदर कविता है। एक गांव का पूरा शब्दों का चित्र बना दिया गया है। हमें ऐसा लगता है, आपको भी पढ़कर ऐसा लगेगा कि मानो पूरा गांव आपके सामने साक्षात उपस्थित हो गया है। तो सबसे पहले ग्राम श्री कविता की भूमिका के बारे में बात करते हैं। इस कविता में गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया गया है। हरे भरे खेत, बगीचे, गंगा का तट इत्यादि सभी कविता में मानो जीवंत हो उठे हैं, जीवित हो उठे हैं। यदि आपने अपने जीवन में गांव की सुषमा, सुंदरता और समृद्धि का दृश्य नहीं देखा है, तो इस कविता को पढ़कर आप ये कल्पना कर सकते हैं कि वह कैसा प्रतीत होता होगा। यहाँ आप उसकी मधुरता का प्रत्यक्ष आनंद ले सकेंगे। खेतों में उगी फसल आपको इस प्रकार लगेगी मानो दूर दूर तक हरे रंग की चादर बिछी हुई हो और उस पर गिरी ओस की बूंदों पर पड़ी सूर्य की किरणें चांदी की भांति चमकती हुई सी लगेगी। और ये पूरा दृश्य जो है वो आपके सामने ऐसा लगेगा जैसे आपकी आंखों के सामने ही उपस्थित है, जिसे कहते हैं चाक्षुष बिंब। पूरा प्रतिबिंब हमारी आंखों के सामने उपस्थित हो जाना। चलिए अब बढ़ते हैं व्याख्या की तरफ। पहले काव्यांश की व्याख्या समझते हैं। कविता की शुरुआत होती है पहले काव्यांश से। फैली खेतों में दूर तरफ मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। कवि गांव की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है, प्राकृतिक सौंदर्य का, कि गांवों में दूर दूर तक मखमल की तरह कोमल या मुलायम हरियाली फैली हुई है, जिससे रवि की किरणें, रवि यानी कि सूरज की किरणें उस पर पड़ रही हैं
और उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो चांदी की जाली बिछी हुई हो। अर्थात जब हरियाली पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो चांदी की जाली बिछी हुई है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर झलक। हरे तिनकों पर हिलती हुई ओस की बूंदें देखकर ऐसा लग रहा है, जब हरे तिनकों पर ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि उनमें हरे रंग का रक्त बह रहा हो। यहाँ पर रक्त यानी कि खून को हरे रंग का बताया है, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि खून तो लाल रंग का होता है पर यहाँ हरे हरे रंग का दिखाया है, तो इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार है। श्यामल भू तल पर झुका हुआ नभ चिर निर्मल नील फलक। हरी भरी धरती पर फैला हुआ नीला आसमान मानो धरती की बाहों को भरने के लिए झुका हुआ है। यानी कि नीला आकाश मानो ऐसा लग रहा है जैसे धरती पर ऊपर छाया हुआ, जैसे वो धरती को छू लेना चाहता है, उस पर इस तरह से झुका हुआ है। तो इसमें गांव की हरियाली का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। और इसमें अलंकारों की बात करें तो चांदी की सी उजली जाली में उपमा अलंकार है, और हिल हरित में अनुप्रास अलंकार है, और हिल हरित रुधिर है झल रहा झलक, इसमें विरोधाभास अलंकार है, और हरे हरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, तो इनमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है। भाषा खड़ी बोली है, सरल सहज खड़ी बोली, और रस जो है श्रृंगार रस है। अब बढ़ते हैं आगे सेकंड काव्यांश की तरफ। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। अरहर सनई की सोने की किंकिड़ियां हैं शोभाशाली। यहाँ कवि ने गांव के सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है और मानवीकरण किया है। यहाँ मानवीकरण अलंकार है। पहली लाइन में वसुधा को, वसुधा किसका अर्थ होता है? धरती। धरती का पर्यायवाची वसुधा होता है, और उसे नारी का रूप दिया गया है, नारी के रूप में उसका मानवीकरण किया गया है। तो गांव के इस सौंदर्य को देखकर ऐसा लग रहा है मानो धरती रूपी नारी खुशी एवं रोमांच से भर गई है। वसुधा रूपी नारी खुशी और रोमांच से भर गई है, और उसका रोमांच को प्रदर्शित करने के लिए क्या हो रहा है, लग रहा है जो गेहूं और जौ के पौधों में बालियां निकल आई हैं, या यूं कह सकते हैं जो गेहूं और जौ के पौधे में बालियां निकल आई हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वसुधा रूपी नारी रोमांच से भर गई है। अरहर सनई के पौधों पर अरहर और सनई की सोने की किंकिड़ियां हैं शोभाशाली। बच्चों, अरहर और सनई जो होती है वो पीले रंग की होती है, और सोना भी पीले रंग का होता है। तो अरहर और जो फली होती है, फली में जो है वो बीज होते हैं, बीजों की लड़ी होती है और वो आवाज करती है। तो उसका कवि ने किस तरह से उसका चित्रण किया है कि अरहर और सनई की पौधों पर लगी फलियां वसुधा रूपी नारी के करधनी में लगे घुंघरुओं की तरह सुशोभित हो रही हैं। करधनी होता है एक आभूषण जो नारी अपने कमर पर बांधती है। तो कवि ने यहाँ पर अरहर और सनई की फलियों को सोने की किंकिड़ी की तरह बताया है, जो वसुधा रूपी नारी ने अपनी कमर पर बांधी हुई है। उड़ती भीनी तेलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली। चारों ओर पीली पीली सरसों के फूल खिले हुए हैं, और जिनसे तेल की गंध फैल रही है। मतलब चारों तरफ सरसों के जो फूल हैं, सरसों फल फूल रही है, जिनमें से तेल की गंध निकलकर पूरे वातावरण में फैल रही है। लो हरी धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। और इसी समय हरी भरी धरती से अलसी की नीलम सी कली, अलसी जो होती है वो भी एक फसल होती है, नीलम की कली और नीले नीले फूल निकलने लगे हैं। हरी धरा से झांक रही, इस हरी भरी धरती पर चारों तरफ क्या है? अलसी की नीलम सी कली, नीलम के समान कली, और नीले नीले फूल निकलने लगे। उसमें नीले रंग के फूल होते हैं अलसी के पौधों में, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे वो नीलम की कली के समान प्रतीत हो रहे हैं, और उसमें जो नीले नीले फूल निकल रहे हैं वो सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो इसमें रोमांचित सी लगती वसुधा उपमा अलंकार है और मानवीकरण अलंकार है पहली लाइन में, और पीली पीली में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है,
और तीसी नीली अनुप्रास अलंकार है। और बस, और तो कोई हाँ, फूली फैली, बस और कोई अलंकार नहीं है, ये अलंकार है। बाकी भाषा, छंद वो सेम रहेंगे। अब आते हैं तीसरे काव्यांश की तरफ। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छिपाए बीज लड़ी। यहां पर कवि कह रहा है कि खेतों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं, और उन्हीं के बगल में, उन्हीं के साइड में बैंगनी सफेद फूलों वाली मटर को देखकर ऐसा लग रहा है, जो रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं खेतों में, और उन्हीं के साथ में क्या है, मटर की फलियां, जो मटर होती है खाने वाली, वो मटर के पौधों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मटर और जो वो फूल है वो सखी है और आपस में हंस रही हैं, हंसते हुए बातें कर रही हैं। और मटर में जो फलियां हैं, मखमली पेटियों सी लटकी, चीमियां छिपाए बीज लड़ी। मटर में बीज होते हैं, दाने होते हैं ना, तो मटर में फलियों को देखकर लगता है कि जैसे वे मखमली पेटियों में किसी रत्न को छिपाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो पेटियों में, क्योंकि वो मखमल जो होते हैं, मटर होती है, वो एक पेटी के समान होती है, उसके अंदर बीज होते हैं, तो उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वे मखमली पेटियों में किसी रत्न को छिपाए हुए हैं। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूल फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, जिन पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो फूल ही उड़कर एक वृंत से दूसरे वृंत पर जा रहे हैं। यानी कि तितलियां कैसी लग रही हैं, फूलों की तरह ही लग रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि फूल ही फूलों के ऊपर उड़ रहे हैं और एक वृंत से दूसरे वृंत पर जा रहे हैं। तो बच्चों, ये थी इसकी व्याख्या। यहाँ पर कवि ने जो इसका भाव है, खेतों की में तरह तरह की मटर की और रंग बिरंगे फूलों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। और इसमें अलंकार की बात करें तो रंग रंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, इसमें मानवीकरण अलंकार है। मखमली पेटियों सी लटकी, इसमें उपमा अलंकार है। और छीमिया छिपाए में अनुप्रास अलंकार है। और फूल फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो ये होगा इसमें अलंकार। अब बढ़ते हैं आगे। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डारे। अब कवि गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि ऐसे मौसम में आम की डालियों पर सोने चांदी के समान मंजरियां आ गई हैं। रजत का मतलब चांदी के समान और स्वर्ण मतलब सोने के समान। जो आम के पेड़ हैं वो किससे लद गए हैं, आम के पेड़ की डालियां सोने चांदी की यानी कि सुनहरी मंजरियों से लद गए हैं। एक और आम में बोर आ रहे हैं तो दूसरी ओर ढाक और पीपल के पत्ते गिरने लगे हैं, यानी कि पतझड़ भी हो रहा है। झर रहे ढाक पीपल के दल, दल यानी कि पत्ते, पीपल और ढाक के पत्ते झड़ने लगे हैं। हो उठी कोकिला मतवाली, और कोयल भी मतवाली होकर गाने लगी है। क्योंकि जब आम के पेड़ पर बोर आने लगते हैं, मंजरी आने लगती है, तो कोयल भी मतवाली होकर खूब गाती है, खुश हो जाती है। महके कटहल मुकुलित जामुन, और फूल आने से कटहल भी महक उठा है। ये कटहल जो है फल होते हैं, तो कटहल भी महकने लगे हैं। मुकुलित जामुन, मुकुलित का मतलब है अध खिले, जामुन के फूल भी अभी अध खिले हैं। जंगल में झरबेरी झूली, जंगल में झरबेरियां लद गई हैं। फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली, और आड़ू के पेड़ पर फूल आ गए हैं। एक और जहां नींबू अनार आदि फूलों से लद गए हैं, वहीं दूसरी ओर खेतों में आलू गोभी बैंगन मूली आदि की सब्जियां भी तैयार हो गई हैं। तो यहाँ कवि ने इस काव्यांश में तरह तरह की फसलों का, सब्जियों का और फलों का बहुत सुंदर चित्रण किया है।
और ये जो है लगभग शिशिर ऋतु की बात है, बसंत ऋतु, जब पतझड़ भी होता है और पेड़ जो है नए पत्तों से लद जाते हैं। मंजरियों के लिए दो विशेषण प्रयोग हुए हैं, रजत और स्वर्ण। अलंकार इसमें ऐसे कोई खास अलंकार नहीं है। कोकिला मतवाली में अनुप्रास अलंकार और झरबेरी झूली अनुप्रास अलंकार है, बाकी और कोई अलंकार नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहरे मधुर बेर। पीले मीठे अमरूदों में, यहां पर कवि कह रहा है कि अमरूद पककर कैसे हो गए हैं, पीले और मीठे हो गए हैं। पीले भी हो गए हैं, जब अमरूद पक जाता है तो पीले रंग का हो जाता है, और मीठा भी हो जाता है, तो अमरूद पककर पीले मीठे हो गए हैं। और उन पर लाल लाल धब्बे पड़ गए, चित्तियां पड़ गई हैं। जब अमरूद पक जाता है, मीठा हो जाता है, तो उस पर लाल लाल चित्तियां पड़ जाती हैं। तो लाल लाल चित्तियां पड़ गई हैं। पक गए सुनहरे मधुर बेर, बेर भी पककर सुनहरे और मीठे हो गए हैं। दो विशेषण आए हैं बेरों के लिए भी, सुनहरे और मधुर यानी कि मीठे। अमली से तरु की डाल जड़ी, आंवले की डालियों पर छोटे छोटे फल जड़े हुए हैं, या यूं कह सकते हैं कि आंवले के पेड़ भी पूरी तरह से फलों से लद गए हैं। लह लह पालक मह मह धनिया, खेतों में हरी हरी पालक लहरा रही है, धनिया भी महकने लगा है। लौकी और सेम की लताएं भी फलने फूलने लगी हैं, खूब फैली हुई हैं चारों तरफ। मखमली टमाटर हुए लाल, टमाटरों का लाल रंग भी मखमल जैसा हो गया है। और मिर्चों की बड़ी हरी थैली, मिर्चों के पेड़ पर लगे मिर्चों के गुच्छे बड़ी सी हरी थैली जैसे दिख रहे हैं। इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि मिर्चों के बड़े हरे पेड़ पर लगे मिर्चों के गुच्छे कैसे लग रहे हैं, एक हरी थैली के समान लग रहे हैं, तो ये रूपक अलंकार है। और टमाटर के लिए मखमली विशेषण का प्रयोग हुआ है। फली फैली में अनुप्रास अलंकार है। लह लह मह मह में भी अनुप्रास अलंकार है। और लाल लाल में उन्मुक्ति प्रकाश अलंकार है। बाकी आसान है ये, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, अर्थ क्लियर है। अब आते हैं आगे। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेत। कवि इसमें कह रहा है कि गंगा की, अब यहाँ पर कवि ने गंगा नदी के किनारे का चित्रण किया है कि गंगा की सतरंगी रेत पर बनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें देखकर ऐसा लगता है मानो वहां पर सांप आए हो। जो गंगा के किनारे आपने देखा होगा, जो रेत होती है उस पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बनी होती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वहां पर सांप आकर गए हों। जैसे सांप चलता है टेढ़ा मेढ़ा होकर, वैसे ही वहां पर टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनी होती हैं। किनारे पर फैली हुई सुंदर लगती सरपत छाई, किनारे पर फैली हुई हरी हरी घास सुंदर लग रही है। तट पर तरबूजों की खेती, और नदी के किनारे पर क्या हो रही है, तरबूजों की खेती हो रही है। अंगुली के कंघी से बगुले कलगी सवारते हैं कोई, और पानी में खड़े बगुले अपने सिर खुजला रहे हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है मानो वो अपनी कलगी को सवार रहे हैं अंगुली की कंघी से। अंगुली की कंघी इसमें रूपक अलंकार है, अंगुली की कंघी से अपनी कलगी सवार रहे हैं। जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वे मानो अपने बालों में कंघी कर रहे हो। तिरते जल में सुरखाब, बहते हुए पानी में जो सुरखाब पक्षी होते हैं, जिन्हें चक्रवाक भी बोलते हैं, चक्रवाक पक्षी तैरते हुए से प्रतीत हो रहे हैं, यानी कि वो पानी में बैठे हुए हैं, पर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पानी में तैर रहे हो, क्योंकि पानी चल रहा है तो इसलिए वो भी पानी के साथ साथ चल रहे हैं। पुलिन पर मगरोठी रहती सोई, और रेतीले किनारे पर, यानी कि जो नदी का, गंगा नदी का किनारा है, उस पर मगरोठी नामक पक्षी अलसाकर सोई पड़ी है। अब ये जो मगरोटी नामक पक्षी सोई पड़ी है, इसका मतलब यह है कि सर्दी का मौसम है, शिशिर ऋतु है ये, क्योंकि वो उसी समय पक्षी जो है नदी के किनारे सोते हैं। तो इसमें यहाँ पर कवि ने गंगा के किनारे का बहुत ही सुंदर सुंदर चित्रण किया है। पक्षी के जो आनंद क्रीड़ा कर रहे हैं वहां पर, उसका बहुत सुंदर चित्रण किया गया है, और तरबूजों की खेती का अच्छा चित्रण किया है। इसमें अलंकार की बात करें तो बालू के सांपों से अंकित,
इसमें रूपक और उपमा अलंकार है। बालू के साप में रूपक अलंकार है और सापों से अंकित उपमा अलंकार है। अंगुली की कंघी में फिर से रूपक अलंकार है। बाकी तो कोई और अलंकार नहीं है। अब आते हैं आखिरी काव्यांश पर कविता के। हसमुख हरियाली हिमातप, सुख से अलसाए से सोए। यहां पर कवि ग्रामीण सौंदर्य का चित्रण करते हुए कह रहा है कि हरियाली पर धूप पड़ रही है तो ऐसा लग रहा है कि मानो वो हंस रही है। जब हरियाली पर धूप पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे वो हंस रही है। और सर्दी की धूप भी चमक उठी है। हिमातप, हिमातप का मतलब सर्दी की धूप भी चमक उठी है और ऐसा लग रहा है मानो धूप और हरियाली अलसाकर सोए हुए हैं। सुख से अलसाई से सोए, हसमुख हरियाली और सर्दी की धूप दोनों कैसे हो गए हैं? अलसाकर सोए हुए हैं। भीगी अंधियाली, रात भी ओस से भीग गई है। निशी की तारक सपनों में से खोए, और रात में तारों की चमक भी फीकी पड़ने से ऐसा लग रहा है मानो वे सुख सपनों में खोए हुए हैं। यानी कि ये कह सकते हैं रात में चमकते हुए तारे ऐसे लग रहे हैं मानो वे सुख सपनों में खोए हुए हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, जो गांव है पूरा हरा भरा गांव, ऐसा लग रहा है मानो मरकत के खुले डिब्बे के समान हो। मरकत कहते हैं, एक रत्न होता है मरकत, जिसे पन्ना भी कहते हैं। तो एक अगर डिब्बे में बहुत सारे मरकत रख दिए जाएं तो उसकी हरी हरी किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं। वैसे ही गांव का चित्रण है, क्योंकि गांव में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। तो ऐसा लग रहा है मानो एक डिब्बे में बहुत सारे मरकत भर दिए हों, जिसकी हरियाली हरी हरी किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। और उस पर नीलम नभ आच्छादन, नीला आकाश छाया हुआ है। यानी कि उसके ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे नीलम का आवरण हो। नीलम भी वैसे रत्न का नाम होता है। नीलम नभ, यहाँ रूपक अलंकार है और नभ मतलब आकाश। नीलम रूपी आकाश छाया हुआ है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निशोभा से हरता जनमन। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सर्दी की समाप्ति पर चारों तरफ गांव में अद्भुत शांति छाई हुई है, नीरव शांति छाई हुई है। और ऐसा सुंदर गांव अपनी सुंदरता से लोगों के मन को हर रहा है। यानी कि सबके मन को अपनी तरफ खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो हिमांत का मतलब है यहाँ पर हिम का अंत, यानी कि सर्दी की समाप्ति। और स्निग्ध का मतलब है कोमल प्रेम युक्त। और हर्ता का मतलब आकर्षित करना। और निरूपम का अर्थ है अद्भुत या अनोखा। तो यहाँ कवि ने गांव की सुंदरता का अद्भुत चित्रण किया है, जो हर किसी को अपनी तरफ खींच रहा है। यहाँ अलंकारों की बात करें तो हसमुख हरियाली में रूपक और मानवीकरण अलंकार है। सुख से अलसाई से सोए में उपमा अलंकार है। और तारक स्वप्नों में से खोए, इसमें उपमा अलंकार। मरकट डिब्बे सा खुला गांव, उपमा अलंकार। नीलम नभ रूपक और अनुप्रास अलंकार। और जन मन में अनुप्रास अलंकार। तो ये इसमें अलंकार थे। और बाकी मैंने इसके शब्दार्थ भी बता दिए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। इंपॉर्टेंट काव्यांश है ये वाला, क्योंकि काव्य सौंदर्य की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। और अगर फिर भी आपकी कोई समस्या रह जाती है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में निसंकोच लिखकर पूछ सकते हैं। बाकी मैंने प्रयास किया है कि आसान शब्दों में कविता की व्याख्या समझाऊं। इसके प्रश्नोत्तर की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ और ये इसमें व्याख्या और काव्य सौंदर्य पूरी तरह से बता दिया गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और बाकी कमेंट बॉक्स में लिखकर वापस से बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया।